है मेरी? कमलेश, हम स्टार्ट करते हैं कि मेरी वजह से ओके पहले ही मेरी वजह से 1 घंटा वेस्ट हो गया है। अभी भी कोई आ नहीं रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो क्या है, मैं सबसे पहले बताती हूँ आना, आधमान और आटो। ठीक है, आप बुक में ही साइड में नोट करते रहना, बुक है तो। उसके अलावा मैं नोट्स भी इसके भेज दूंगी जो मैंने बना रखे थे। तो आना का सिंपल वर्ड में मतलब होता है कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, और आप इसमें लिख सकते हैं कि मल अवरोध। लिख लीजिए मल अवरोध। आना और कॉन्स्टिपेशन में लिखेंगे मल अवरोध। मल अवरोध मतलब मल नहीं प्रॉपरली पास हो रहा है, तो वो कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन है आना। आना कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन होती है। इसका मतलब होता है मल का अवरोध होना और वायु प्रकुपित हो जा रही है। वायु प्रकुपित हो रही है, बॉडी से बाहर निकल नहीं रही है, तो मल का अवरोध हो रहा है। इसीलिए कॉन्स्टिपेशन जैसी कंडीशन जिसे आना कहते हैं ये उत्पन्न हो रही है। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट रहती है हमारी जो लिखा हुआ है यहाँ पे आधमान। ठीक है, आधमान का मतलब होता है पेट का फूल जाना। पेट वायु पेट में संचित हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मल रुकेगा। मल मूत्र का अवरोध इस कंडीशन में नहीं होगा, बस ये होता है कि यहाँ पे वायु संचित होती है पेट में। तो आधमान के लिए आप लिखिए आधमान इज इक्वल टू पेट फूलना, नो मल मूत्र अवरोध। आद्यमान में लिखना है पेट फूलना, नो मल मूत्र अवरोध। और आना में क्या था, मल का अवरोध हो रहा था, वायु प्रकुपित हो रही थी। ठीक है, वायु यहाँ पे भी प्रकुपित होती है तभी पेट फूल रहा है, लेकिन यहाँ पे मल मूत्र का अवरोध नहीं होगा। और तीसरा जो यहाँ पे डिजीज है उसका नाम है आटो। ठीक है, आटोप का मतलब होता है फ्लैट्यूलेंस। इसका मतलब होता है कि पेट फूल के गुड़गुड़ की आवाज आती है इसमें। ठीक है, तो लिख लीजिए आटोप में क्या हो रहा है, पेट फूल रहा है प्लस गुड़गुड़ की आवाज आ रही है। पेट फूल रहा है प्लस गुड़गुड़ की आवाज आ रही है, ये होता है शॉर्ट में आना, आधमान और आटोप। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आना के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए। तो यहाँ पे क्या है, देखो ये क्या है, इसमें मेनली वात का प्रकोप हो रहा है। ठीक है, तो मैं बताऊं कि आपको यहाँ पे निदान क्या लिखेंगे, हम वो ही लिखेंगे जो वात इंक्रीजिंग होंगे। वात इंक्रीजिंग निदान होंगे तभी वात का प्रकोप होगे, कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन होगी। तो सबसे पहले इन्होंने आना का यानी कॉन्स्टिपेशन के निदान दिए हुए कटु तिक्त कषाय। हम पढ़ते हैं मधुर अम्ल लवण, ऊपर के 3 रस होते हैं कफ इंक्रीजिंग, और नीचे के कटु तिक्त कषाय होते हैं वात इंक्रीजिंग। इसीलिए इन रसों के सेवन से, इन रसों के जो प्रधान द्रव्य मतलब बेसिकली इन रसों के सेवन से हमारा वात इंक्रीज होगा। तो एक तो ये हो गया आना के निदान में। ठीक है, और आप एक बात ध्यान रखिए कि निदान जब आप लिखेंगे पेपर में निदान, तो उसके अंदर 4 आप हेडिंग बनाएंगे। लिख लीजिए निदान के अंदर एग्जाम में 4 हेडिंग बनानी है। एक होता है हमारा आहरज निदान, दूसरा होता है विहारज निदान, तीसरा होता है मानसिक निदान, और चौथा आपको लिखना है काल अनुसार। आहरज निदान, विहारज निदान, मानसिक निदान और कालज निदान, ये 4 चीजें लिख ली। यस मैम। ओके कमलेश, आप माइक ऑन रखना, अभी कोई और आ नहीं रहा है तो आपको ही पढ़ाती हूँ मैं। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले जो हमने पढ़ा ये तो हमारा बेसिकली, आप ये चीज साइड बुक में लिख लेना कि आना के जो निदान है ये सारे वात प्रकोपक हमको लिखने हैं। तो आप इसमें जो दिए हुए एग्जैक्टली वो नहीं भी रटोगे तो आपको पता है कि वात प्रकोपक क्या निदान है, तो आप उस हिसाब से आहरज में डाल के आ जाओगे, विहारज में, मानसिक में और काल के अनुसार। ठीक है, तो आप अगर आना के आहरज निदान लिखोगे तो वहां लिख दोगे कटु तिक्त कषाय रस प्रधान वाले द्रव्यों का सेवन। ठीक है, उसके अलावा आप लिख सकते हो रूक्ष अन्न का सेवन, लघु अन्न का सेवन, जिससे भी वात बढ़ता है वो आप लिख सकते हो। ऐसे ही यहाँ पे सेकंड दिया हुआ है वेग अवरोध, तो वेगों को रोकने से भी वात बढ़ रहा है, तो ये विहारज निदान में आएगा। ठीक है, उपवास व्रत कर रहे हैं तो भी वात बढ़ेगा, ये भी विहारज में आएगा। रूक्ष अन्नपान है ये आहरज में आएगा। अति मैथुन है तो ये भी फिजिकल एक्टिविटी है, ये भी विहारज में आएगा। ठीक है, उसके अलावा आप मानसिक के लिए लिख सकते हो कि शोक है, भयभीत है, ये लिख सकते हो।
और काल के अनुसार आप ऐसे लिख सकते हो कि जब वात का प्रकोप होता है कि दिन के अंत में, रात्रि के अंत में, भोजन के बाद, तो ये सब वात प्रकोप का है, तो आप यहाँ लिख सकते हो। तो बेसिकली आना में हमको वात प्रकोप के बारे में लिखना होता है। ये समझ आया क्या आपको? यस मैम। ठीक है, एक मिनट। अब यहाँ पे जो इसकी संप्राप्ति दी हुई है ना, ये दिया हुआ है कि निदानों संप्राप्ति हमेशा, संप्राप्ति मतलब होता है कि कैसे वो डिजीज हो रही है, ठीक है। तो आपको एग्जाम में हमेशा संप्राप्ति कभी भी पैरा में नहीं लिख के आनी, हमेशा आपको इस तरीके का एक फ्लो चार्ट एग्जाम में संप्राप्ति के लिए बना के आना है कि कैसे कैसे ये बीमारी हो रही है। तो जैसे यहाँ पे दिया है कि सबसे पहले हमने निदानों का अत्यधिक सेवन लिखा, ये हर डिजीज के संप्राप्ति का फर्स्ट पॉइंट सेम रहेगा कि निदानों का अत्यधिक सेवन। सेकंड पॉइंट में हमेशा आता है दोषों की वृद्धि, तो यहाँ पे आप थोड़ा लिखिए, मैं बता रही हूँ संप्राप्ति को लिखिए। निदानों का सेवन, उससे वात प्रकोप, निदान सेवन, वात प्रकोप, ठीक है। अब जब वात प्रकोप होगा तो यहाँ पे जैसे इन्होंने तो ये क्या क्या बोला हुआ है कि विगुणता होती है पक्वाशय में, फिर ऊर्ध्व, ये सब बहुत कंफ्यूजिंग सा है, ठीक है। मैं इजी सी बता रही हूँ कि सबसे पहले क्या होगा, हमने निदानों का सेवन किया, ठीक है, हमारी बॉडी में वात प्रकोप हो जाएगा। अब जब वात प्रकोप हो रहा है तो हर तरीके का ही वात प्रकोप होगा, जो भी वात हमारी बॉडी में वायु प्रेजेंट है 5 तरीके की, अपान, उदान, समान, व्यान, सारी तरीके की वायु बढ़ेगी, ठीक है। अब एक वायु होती है अपान वायु, तो वो स्पेशली यहाँ पे इंक्रीज करती है, स्पेशल इन्वॉल्वमेंट रहता है यहाँ पे अपान वायु का। तो अपान वायु क्या करती है, उसका नॉर्मली फंक्शन होता है जो भी मल है उसको बॉडी से बाहर निकालना, लेकिन जब अब यहाँ पे वो बढ़ जाएगी तो वो क्या करती है, बॉडी से बाहर न जाते हुए उल्टी गति करती है, मतलब उसकी नॉर्मल गति है कि वो बाहर निकले, बॉडी से निकल जाए, अधोमार्ग से उसकी गति होनी चाहिए, लेकिन वो क्या करती है, वो अपनी प्रतिलोम गति करती है। यहाँ पे लिखा नहीं है, आप लिख लो कि ये हमने सबसे पहले लिखा निदान का सेवन, फिर वात दोष का प्रकोप, फिर एक एरो लगा के लिखो अपान वायु की प्रतिलोम गति, अपान वायु की प्रतिलोम गति। इसका मतलब है कि अपान वायु अब ऊपर की तरफ मूवमेंट शो करिए। प्रतिलोम प्रतिलोम का मतलब होता है कि जहां नॉर्मली उसको जाना चाहिए अब उसका वो उल्टा कर रही है। तो अपान वायु को नॉर्मली बॉडी से बाहर जाना चाहिए, लेकिन अब वो बॉडी में नीचे की साइड से बाहर न जाके अब वो ऊपर की साइड घूमने लगती है, तो अपान वायु की अब प्रतिलोम गति हो जाती है, ठीक है। ये लिख लिया आपने? यस मैम। तो प्रतिलोम गति के पास आप ब्रैकेट में लिख लेना कि ऊपर की ओर उसका मूवमेंट होने लगता है, और ये भी लिख लो नॉर्मली नीचे की ओर होना चाहिए इसका मूवमेंट, ये चीज भी लिख लो हाँ साइड में, ठीक है। तो जब अब ये ऊपर की ओर जाने लगेगी तो इससे क्या होगा कि मल वगैरह बाहर निकलेगा नहीं, वो अपने ही स्थान पे रहेगा। अब ऐसा नहीं होता कि इसके साथ मल भी ऊपर जाने लगता है, ऐसा नहीं है, मल अपने ही स्थान पे रहेगा, वो बस बाहर निकलने की जो उसकी प्रवृत्ति थी कि अब उसे बाहर निकलना है, वो बाहर ना निकल के वहीं अपने ही स्थान पे पड़ा रहेगा, क्योंकि उसको बाहर निकलने वाला ही चला गया। मान लो कि हमें किसी को पहले क्या था कि चिट्ठी वगैरह भेजते थे, ठीक है, अब क्या पोस्ट ऑफिस ही अगर बंद हो गया, पोस्टमैन ही डिलीवर नहीं करेगा तो चिट्ठी कैसे जाएगी, वो तो अपनी जगह पे ही पड़ी रहेगी। ऐसी है, अब ये मल को बाहर ले जाने वाला था अपान वायु, अब यही वहां से बाहर ना निकल के ऊपर की साइड घूमने चल दिया, तो अपान वायु की जब प्रतिलोम गति हो गई तो इस चक्कर में मल वहीं का वहीं रह गया और मल का अवरोध हो जाता है। तो अभी देखो क्या लिखा है, सबसे पहले निदान सेवन, उससे होगा अपान वायु की सॉरी निदान सेवन से होता है वात दोष का प्रकोप, उससे होता है अपान वायु की प्रतिलोम गति, उसके बाद नेक्स्ट एरो लगा के लिखना मल अवरोध, मल अवरोध, और नेक्स्ट फिर एरो लगा के लिखना आनाह रोग उत्पन्न। तो बस इतनी इजी सी इसकी संप्राप्ति होती है। हम निदान का सेवन करेंगे, कोई भी ऐसा वात इंक्रीजिंग निदान, उससे वात दोष प्रकोप होगा, इसमें स्पेशल इन्वॉल्वमेंट रहेगा अपान वायु का, इसकी उल्टी गति होने लगेगी, इसकी प्रतिलोम गति होने लगेगी, बाहर जाने की जगह ये ऊपर ही पेट में घूमना चालू कर देगा, जिसकी वजह से मल बाहर नहीं निकल पाएगा और आना रोग उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। यस मैम। समझ आ गया आपको? हाँ मैम आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ संप्राप्ति घटक, ये होते हैं संप्राप्ति घटक कि दोष, दूष्य, श्रोतस,
अधिष्ठान, श्रोतोदृष्टि, अग्नि, स्वभाव और साध्यता असाध्यता। इसमें क्या है, आप इतने सारे याद हो जाए तो ठीक है, वरना मिनिमम 5-6 तो कर ही लेना जो याद हो जाए। वैसे ये सभी याद हो जाते हैं, अभी लगातार इतनी सारी डिजीज पढ़नी है तो ध्यान हो जाता है, ठीक है। तो मेन जो दोष, आप यहाँ पे दोष में वात दोष लिख सकते हो, लेकिन बिल्कुल स्पेसिफाई कर देना कि अपान वायु का मेन यहाँ पे विकृति है, ठीक है। उसके बाद ये स्रोतस कौन सा पढ़ रहे हैं, अन्व और पुरीश्वर स्रोतस, तो वो लिख दिया। श्रोतो दृष्टि कैसी हो गई है, अच्छा ये श्रोतो दृष्टि के लिए मैंने बताया था कि श्रोतों की जो दृष्टि होती है वो भी दो तरीके की होती है। एक तो विमार्ग गमन, यहाँ पे क्या हो रहा है, विमार्ग गमन एक तो हो रहा है कि जहां इसका मूवमेंट नॉर्मली होना चाहिए था, अब वो स्रोतस में ना जाके उल्टा ही कहीं घूमने लग गई है, तो ये विमार्ग गमन। संग का मतलब होता है जहां इसको जाना चाहिए वहां ना जाके कहीं, बेसिकली संग का मतलब होता है ब्लॉकेज, ठीक है। तो यहाँ पे श्रोतो दृष्टि को हमें कैसे रिलेट करना है, विमार्ग गमन। एक तो हमारी अपान वायु का विमार्ग गमन हुआ है, मतलब जहां उसको जाना चाहिए था अब वो वहां ना जाके कहीं और मूवमेंट करी, तो ये मतलब हुआ विमार्ग गमन का, ठीक है। तो एक प्रकार की श्रोतो दृष्टि तो विमार्ग गमन। दूसरा क्या हुआ, मल का अवरोध हो गया, तो जो ये पुरीश्वर स्रोतस है वहां पे मल रह गया, मल वहीं पे अटका हुआ है, तो वहां पे उसका ब्लॉकेज हो गया, तो इसलिए लिखा है संग। संग का मतलब ब्लॉकेज। तो यहाँ पे श्रोतो दृष्टि दो तरीके की दिखी, एक तो विमार्ग गमन हमको दिखा और दूसरा हमें दिखा संग, ब्लॉकेज, ठीक है। उसके अलावा स्वभाव, ये व्याधि किस स्वभाव की है, ये आशुकारी होती है, जनरली एक्यूट डिसऑर्डर है, बहुत क्रोनिक नहीं है, बहुत खतरनाक नहीं है। खतरनाक हो जाता है लेकिन नॉर्मली ये ज्यादा सीवियर नहीं है, एक्यूट कंडीशन है, इसलिए आशुकारी ये डिजीज है, ठीक है। अब इसका दूषी क्या है, ना होगा उसके डाइजेशन में भी ये हैम्पर करेगी, ठीक है। तो अगर आप ये सब अपक्व, अन्न, रस ये सब नहीं भी लिखना चाहते तो इसको काट के सीधे पुरीश ध्यान रखना। यहाँ पे मेनली कौन दूषित हो रहा है, पुरीश। पुरीश यहाँ पे दूष्य वो बन रहा है, ठीक है। कोई धातु तो यहाँ है नहीं, तो जो हमारा दूष्य हो रहा है क्योंकि वो अब बॉडी से बाहर नहीं निकल रहा है, तो ये अन्न और ध्यान रखना है, ठीक है। अधिष्ठ कहाँ पे है, ये जीआई ट्रैक की है, तो आमाशय पक्वाशय की है। अग्नि कैसी है, अग्नि भी यहाँ पे मंद हो रही है, कर दिया तो अग्नि को विषम करवाने का काम करेगा। आप यहाँ पे चाहे मंद लिख दो चाहे विषम लिख दो, दोनों चलेगा, ठीक है। साध्यता असाध्य, ये साध्य डिजीज है, ये क्योरेबल डिजीज है। तो ये होते हैं इसके संप्राप्ति घटक। समझ आया क्या, मैम दूसरे वाला पॉइंट एक और बार बता दीजिए। दूष्य में मतलब किसकी विकृति हुई है, कौन दूषित हुआ है, कौन खराब हुआ है, तो आप यहाँ पे सिर्फ पुरीश ध्यान रखो, अन्न और रस मत ध्यान रखो, सिर्फ पुरीश ध्यान रखो, ठीक है। मल सिर्फ आपको ध्यान रखना, ठीक है मैम। ओके। तो ये हमारी इसकी संप्राप्ति और ये इसके संप्राप्ति घटक, ठीक है। अब हमको पढ़ना होता है इसके भेद। भेद इसके आना के दो मुख्यतः भेद होते हैं, एक होता है आमाशय, जिसे हम आमय आना कहते हैं, दूसरा रहता है पुरीशज, ठीक है, पक्वाशय वाला। तो अब इसके लक्षण में एक्चुअली हमें ना यहाँ पे लक्षण ये लोग इस तरीके से देते हैं कि एक तो ये सामान्य लक्षण दे देते हैं, उसके बाद ये विशिष्ट लक्षण भी देते हैं कि आम के अलग दे दो, पुरीश के अलग दे दो। तो इससे अच्छा आप क्या याद कर सकते हैं, नॉर्मल याद करिए कि हमेशा विशिष्ट वाले ध्यान रखिए। तो लक्षण हेडिंग डाल के आप लिखेंगे आमशय आना, सॉरी आमज अनाह के लक्षण, और फिर सेकंड हेडिंग आप डालेंगे पुरीशज आनाह के लक्षण। बड़ी हेडिंग डालेंगे पहले लक्षण, फिर लक्षण में दो चीजें बनेंगी, पहले आमय आमज आनाह के लक्षण हम लोग लिखेंगे, उसके बाद हम पुरीशज आनाह के लिखेंगे। तो यहाँ पे बताओ कि अब क्या चीज काम आएगी, जो हमने आम के नॉर्मल लक्षण पढ़े कि वो कैसे सब बॉडी में विकृति कराता है, तो वो लक्षण आपको आमा जाना में लिखने, और पुरीशज में लिखना है आपको पुरीश के क्षय वृद्धि के लक्षण, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पढ़ते हैं एक बार आमा जाना, ठीक है। ये जो नॉर्मल लिखा हुआ है सुश्रुत के अनुसार, चरक के अनुसार, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, सीधे लक्षण में हम पढ़ेंगे विशिष्ट लक्षण, आमज आना के लक्षण, क्या इसको बोला है। तो यहाँ पे
आमाशय में शूल होगा, ठीक है। ये सारी चीजें कॉन्स्टिपेशन वाली कंडीशन हर किसी ने फील करी ही होती है, ठीक है। तो इसमें ऐसा कुछ खतरनाक सा नहीं है कि आप इस चीज को अपने आप से रिलेट नहीं कर पाएंगे। अब स्पेसिफिकली इन्होंने यहाँ पे पुरीश आम वाले आना की बात कर दी है, तो यहाँ पे ये आमज आना के लिए कहते हैं। तो आमज आना में क्या है, आमाशय में शूल होगा, ठीक है। ऑब्वियसली बात वहां पे घूम रही है तो शूल तो वो करवाएगा ही। अब आम है तो आम तो आमाशय में पड़ा हुआ है, तो इसीलिए आमाशय में शूल होगा। उद्गार विघात, ठीक है, कोई बेल्चिंग नहीं होगी, कोई डकार वगैरह कुछ भी नहीं आएगी। डकार वगैरह से भी थोड़ा सा बात बाहर निकलता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। तो नो बेल्चिंग, उद्गार विघात, विघात मतलब नहीं होगा, उद्गार मतलब डकार, उद्गार विघात मतलब नो डकार। फिर उसके बाद क्या है, तृष्णा, हमें प्यास भी लगेगी। उसके बाद शिरोदाह होगा, जलन हमको महसूस होगी, ठीक है। उसके अलावा भारीपन लगेगा, प्रतिशाय होगा, हृदय स्तंभ होगा। अगर ये सब आप लिख ले तो ठीक है, वरना नॉर्मल आप ये रिलेट कर लीजिए कि अगर आम है, ठीक है, आम हमारे पेट में बना है तो मतलब अनडाइजेस्टेड फूड है। अब ये अनडाइजेस्टेड फूड के लिए मतलब कि हमारी अग्नि दुष्ट हो गई होगी, तो आप आम से रिलेट करके जो कुछ भी लक्षण लिख पा रहे हैं ना वो सब लिख दीजिए। कि आम बना है तो मतलब कफ का इन्वॉल्वमेंट रहा होगा, जठराग्नि मंद रही होगी, तभी शायद आम बना है। तो हम लिख देते हैं चलो गौरव भी हमको महसूस हो रहा होगा, ठीक है। हृदय में हमारे स्तंभन हो रहा होगा, जकड़ाहट हो रही होगी हमारे हृदय प्रदेश में, ठीक है। उसके अलावा अब वात भी ऑब्वियसली इन्वॉल्व रहेगा, तो इन्होंने आमाशय का भी शूल लिख दिया और उद्गार भी नहीं आ रही है। अब इन्होंने क्या कहा कि चलो वात कफ का तो इन्वॉल्वमेंट हमने लिख दिया, चलो पित्त का इन्वॉल्वमेंट भी आमज में लिख दिया। तो इन्होंने शिरोदाह और तृष्णा भी डाल दिया। वैसे जो ये तृष्णा है ना, पॉलीडिप्सिया मतलब प्यास वगैरह ज्यादा लग रही है, तो तृष्णा दो दोषों से मेनली होती है, एक होती है पित्त और एक होती है वात। लिख लीजिए, तृष्णा दो चीजों की वजह से होती है, वात और पित्त, ठीक है। शिरोदाह वही जलन वगैरह, वो प्रतिशय। तो आमज आना के शॉर्ट में आप यहाँ लिख लीजिए कि आपको इसके लक्षणों में क्या लिखना है, वात पित्त कफ, तीनों के विकृति के लक्षण आप एक एक दो दो पॉइंट लिख दीजिए। जैसे आमाशय में शूल है, उद्गार विघात है, ये दोनों वात इंक्रीज के लक्षण है, ठीक है। तृष्णा है, शिरोदा है, ये दोनों पित्त इंक्रीज के लक्षण है। गौरव है और हृदय स्तंभ है, ये दोनों हमारे कफ प्रकोप के लक्षण है। और प्रतिशाय हमको रनिंग नोज हमको कफ की वजह से भी देखने मिल सकता है और पित्त की वजह से भी देखने मिल सकता है, ठीक है। तो इस तरीके के लक्षण आपको आमज आना में लिखने हैं। समझ आ रहा है क्या? यस मैम। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है पुरीश जाना, ठीक। एक्चुअली क्या होता है, हमें हर डिजीज में लिखने वात पित्त कफ के लक्षण है, बस बात इतनी है कि हमको थोड़ा सा रिलेट करके लिखना होता है कि अच्छा ये डिसऑर्डर चल रहा है जीआई ट्रैक का, तो अगर हम शूल लिख रहे हैं, कुछ भी चीज लिख रहे हैं, तो वो हमको यही रिलेट करवानी है। जैसे इन्होंने आमाशय में शूल लिखा, तो ये जीआई ट्रैक की डिसऑर्डर है, तो इन्होंने आमाशय का शूल लिख दिया। अब यही चीज अगर हमको उधर प्राणवायु स्रोतस में लिखी होती तो हम कह देते पार्श्व शूल या फुसफुस में पीड़ा, फुसफुस मतलब लंग्स वगैरह में। तो उस हिसाब से हम यहाँ पे चेंज करते रहते हैं, ठीक है। तो आमज के लिए आप शॉर्ट में लिख लीजिए वात पित्त कफ, तीनों के लक्षण यहाँ पे लिखने हैं, तीनों के विकृति के लक्षण आपको यहाँ आमज आना के केस में लिख के आना, ठीक है। उसके अलावा अब पुरीश जाना आता है। तो पुरीश जाना में क्या होता है कि कटी, कटी मतलब होता है कमर, ठीक है। कटी एंड पृष्ठ की स्तंभता, पृष्ठ मतलब वही बैक, बैक पेन जिसे कह सकते हैं। तो पुरीश जाना अगर हो रहा है तो कटी और पृष्ठ प्रदेश में स्तब्धता होगी, जकड़ाहट महसूस होगी, ठीक है। मूत्र व पुरीश वेग का अवरोध होगा, मूत्र व पुरीश वेग प्रॉपरली, मूत्र भी नहीं हो पाएगा प्रॉपरली, ना पुरीश का त्याग होगा प्रॉपर। शूल होगा, मूर्छा होगी, चक्कर आएगा, ठीक है। ये पता नहीं क्यों लिखा हुआ है, तो आप फिर ये कर लीजिए कि श्वास में पुरीश की गंध आना, अल्सक, अल्सक एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जिसमें कि जो हमारा मल है वो पेट में ही रहता है, ठीक है, ना वो गुदा मार्ग से बाहर निकल रहा है, ना वो वमन के थ्रू बाहर निकल रहा है, वो पेट में ही पड़ा हुआ है। वो मल भी क्या, वो स्पेशली आम ही रहता है जो कि एक मल स्वरूप बन जाता है और वो पेट में ही पड़ा हुआ रहता है,
ना वो गुदा मार्ग से बाहर निकलने को तैयार रहता है, ना वो मुख मार्ग से बाहर निकलने को तैयार रहता है। तो पुरीश्वर स्रोतस में ये जो पुरीश जाना का जो लक्षण है, ये आप ऐसे ध्यान रखिए कि जो कुछ भी कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन में नॉर्मली महसूस किया होगा सभी लोगों ने, तो वो आप लिख सकते हैं कि जैसे कटी और पृष्ठ पर पीछे बैक रीजन है पूरा जकड़ाहट महसूस होना, ठीक है। मल मूत्र का जो वेग है वो रुक जाएगा, उसका अवरोध हो जाएगा, पेन होने लगेगा। मूर्छा, मूर्छा को आप ऐसे रिलेट कर लीजिए कि जब क्लियर हमारा बाउल नहीं होता है तो उस टाइम पे क्या होता है कि हेडेक वगैरह रहता है, तो उसी से कहीं चक्कर वक्कर आ रहे हैं। उसके अलावा श्वास भी क्लियर नहीं रहती है, कुछ लोगों का बैड उनके मुंह से गंदी सी स्मेल आती है, तो वो चीज यहाँ पे इसका मतलब है, ठीक है। और अल्सर, तो ये पुरीशज आना है और ये आमज आना है। समझ आया क्या? Yes, ma'am. तो ये आना रहता है, आना मतलब कॉन्स्टिपेशन। इसको मैं शॉर्ट में दोबारा बताती हूँ कि आना के निदान मेनली हमें लिखने होते हैं वात इंक्रीजिंग। भेद इसके दो होते हैं, आमज और पुरीशज, ठीक है। संप्राप्ति इसकी ऐसे चलती है कि हम निदानों का सेवन करेंगे, वात का प्रकोप हो जाएगा। वात का जब प्रकोप होगा तो उसमें स्पेशल इन्वॉल्वमेंट रहेगा अपान वायु का। अब अपान वायु की हो जाएगी प्रतिलोम गति, नॉर्मली उसको निकलना चाहिए बॉडी से बाहर, लेकिन अब वो बॉडी से बाहर ना निकल के बॉडी के अंदर ही घूमना चालू कर देगी। और जब वो बॉडी के अंदर ही घूम रही है, खुद ही बाहर नहीं निकल रही है, तो वो मलों को भी बाहर नहीं निकलने देगी, तो मल का भी अवरोध हो जाएगा। और जैसे ही मल का अवरोध हुआ तो आनाह रोग उत्पन्न हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। अब जो ये आमज आना है, इसके लक्षण में आपको वात पित्त कफ तीनों के विकृति के लक्षण लिख के आ जाने हैं दो दो। उसके अलावा पुरीशज में आप जो पुरीश की वृद्धि के लक्षण होते हैं ना, वो भी आप पुरीशज आना में लिख के आ सकते हैं, ठीक है। समझ आ रहा है क्या? Yes, ma'am. तो ये आना होता है कॉन्स्टिपेशन। झुमुक, अच्छा झुमुक तो ये नहीं है। प्रज्वल, ये लेट ज्वाइन किया है क्या? यस मैम, थोड़ी देर हो गई है। अच्छा कोई नहीं, चलो आना की रिकॉर्डिंग देख लेना। नेक्स्ट वाला मैं डिजीज बताती हूँ, उससे सुनो। नेक्स्ट डिजीज रहती है आधमान, ठीक है। आधमान का मतलब है कि पेट फूल गया है लेकिन मल वगैरह का कोई अवरोध नहीं हो रहा है। इन्होंने यहाँ पे आधमान को फ्लैटुलेंस लिखा हुआ है, लेकिन ये तो आटोप होता है फ्लैटुलेंस। तो आधमान को हम आसान भाषा में समझेंगे कि हमारा पेट फूल गया है। हाँ, ऐसे कई बार कहते हैं कि पेट बहुत भारी हो गया, पेट फूल गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको कोई मल का अवरोध हो रहा हो, कि उनको बाउल मूवमेंट क्लियर नहीं हो रहा हो, उनको पुरीश में कोई अवरोध है, उनके ऐसा कुछ नहीं है, उनका पेट क्लियर साफ हो रहा है। लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों का पेट बहुत भारी भारी होने लगता है, ऐसा लगता है पेट फूल गया है, तो वही कंडीशन आधमान की है, ठीक है। तो क्या है इसमें, अगेन पेट फूल रहा है, आधमान की कंडीशन है, यहाँ पे भी बात ही इन्वॉल्व रहेगी। पेट फुलाने का काम ऑब्वियसली कफ और पित्त तो कर नहीं पाएगा, वात ही है। जो अगर हम बलून भी फुला रहे हैं तो उसमें वात ही है, हवा ही है वहां पे। तो इसीलिए क्या है, यहाँ पे भी जो हम निदान लिखेंगे वो हम वात इंक्रीजिंग ही लिखेंगे। तो जो निदान आप उधर कॉन्स्टिपेशन के लिख के आए वात बढ़ाने वाले, वही निदान आप यहाँ पे भी लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ अलग नहीं है। निदान के लिए एग्जाम में हमको 4 हेडिंग बनानी होती है। पहले आप लिखेंगे निदान, फिर निदान के अंदर 4 टाइप के निदान लिखते हैं, आहरज निदान, विहारज निदान, मानसिक निदान और कालज निदान, ठीक है। आहारज में तो वही किस तरीके का खा रहे, तो आपको सारा ऐसा खाना लिख के आना है उसमें जो कि बात इंक्रीजिंग हो, जैसे रूप शन्नपान है, लघु चीजें हैं, ठीक है। कटु तिक्त कषाय रसों का सेवन है। कटु तिक्त कषाय मैं तो एक बार में बोल दिया, लेकिन आपको पेज भरने के लिए कटु द्रव्यों का सेवन, कषाय द्रव्यों का अति सेवन, तिक्त द्रव्यों का अति सेवन, ऐसे करके 3 अलग पॉइंट बनाने। फिर नेक्स्ट हमारी हेडिंग आती है विहारज निदान की। तो विहारज में हम ऐसी सारी एक्टिविटीज के बारे में लिखेंगे जिससे वात बढ़ेगा, जैसे कि बहुत ज्यादा व्यायाम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा चल फिर रहे हैं, ठीक है। इन सबसे भी क्या है, वात बढ़ रहा है हमारी बॉडी में। बहुत उपवास कर रहे हैं, वेगों को रोका हुआ है, ये सब। उसके अलावा ये पित्त का क्षय यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका कोई मतलब नहीं है, इसको रहने दीजिए।
फिर नेक्स्ट हेडिंग हमारी बनती है मानसिक। तो मानसिक में हम लिख देंगे शोक है हमें, भयभीत है हम, बहुत ही टेंशन में, स्ट्रेस की कंडीशन में, ठीक है, ये सब हम लिख सकते हैं। कालज के अनुसार हम लिख देंगे कि जब जब वात का प्रकोप नॉर्मली रहता है कि दिन के अंत में, रात्रि के अंत पहर में, ठीक है, उसके अलावा भोजन पच जाने के पश्चात, इस तरीके से आप कालज में लिख देंगे। तो आद्यमान में भी हमें सारे वो निदान लिखने हैं जो वात इंक्रीजिंग होते हैं। तो इसको अपनी बुक में लिख लीजिए, निदान में क्या लिख के आएंगे, वात इंक्रीजिंग निदान। 4 हेडिंग में लिखेंगे, आहरज, विहारज, कालज और मानसिक, सारे के सारे वात इंक्रीजिंग। कर लिया नोट? यस मैम। ठीक है, तो मैं ऐसा करूंगी कि जैसे 76 डिजीज है तो डेली की हम लोग 5 करेंगे, 1 ही घंटा करेंगे रोग निदान में। देखती हूँ कि रोज की 5 करके 76 कितने दिन होगी। 15 दिन, 15 या 16 दिन मान लीजिए। तो आज क्या तारीख है, 5 तारीख है ना, तो 5 प्लस 16 दिन, तो 21 मार्च तक लगभग ये खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, किसी दिन मैंने एक्स्ट्रा क्लास ले ली तो उससे पहले ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जितने भी हमें निदान लिखने हैं आद्यमान में वो सारे वात इंक्रीजिंग है। ठीक है, अब आती है इसकी संप्राप्ति के बारे में। ठीक है, संप्राप्ति मतलब कैसे ये डिजीज चल रही है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या लिखा है, निदान सेवन, ये पित्त का क्षय तो लिखा है, लेकिन पित्त का क्षय इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वात का इन्वॉल्वमेंट मेन हमको ध्यान रखना है। तो इसमें तो क्या लिखा है, चलो मैं बता रही हूँ, वो नोट करो। संप्राप्ति इसी बुक के बगल में ही लिख लो यहाँ पे, निदान सेवन। निदान सेवन का पॉइंट हमेशा सेम रहता है। ठीक है, हमने निदान का सेवन किया, नेक्स्ट एरो लगा के लिखेंगे, वात का प्रकोप हो जाएगा, वात प्रकोप। ठीक है, वात प्रकोप के बाद नेक्स्ट क्या होगा, एरो लगा के लिखिए, वायु, वायु उदर में संचरण करेगी, संचरण करेगी मतलब पेट में ही वो वायु घूमना चालू कर देगी उसका जब प्रकोप हो जाएगा। तो जब ये पेट में ही घूमती रहेगी लगातार और बाहर भी नहीं, मैं बता रही हूँ, पेट में घूमती रहेगी, बाहर भी नहीं निकलेगी, तो इससे अब नेक्स्ट एरो लगा के लिखेंगे कि पेट का फूलना, पेट फूलना और उदर शूल। पेट का फूलना और उदरशूल। फिर नेक्स्ट एरो लगा के लिखेंगे कि आधमान रोग उत्पन्न। ठीक है, ये इसकी इजी संप्राप्ति रहती है। आप यहाँ पे भी देखेंगे तो सॉर्ट ऑफ वही लिखा है कि निदानों का सेवन करेंगे, वात प्रकोप, पित्त का क्षय हो जाएगा, आहार का विपाक हो जाएगा, मल अवरोध लिखा, अच्छा मार्ग अवरोध लिखा हुआ है बेसिकली। फिर उसके बाद क्या, विगुणता प्रकोपित वायु उदर में संचित हो जाएगी, उसके बाद तीव्र शूल होगा और व्याधि। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग सा है, सबसे इजी मैंने बता दिया कि बात जैसे हमने निदानों का सेवन किया, बात हमारी प्रकोपित हो जाएगी, अब वो पेट में घूमना चालू करेगी। हमने जब कॉन्स्टिपेशन के लिए पढ़ा था ना, वहां पे भी सेम चीज हो रही थी, लेकिन वहां क्या है, वायु की प्रतिलोम गति हो रही है, वो ऊपर की साइड मूवमेंट शो करने लग रही है, लेकिन यहाँ पे ऊपर की साइड मूवमेंट ना शो करके लगातार पेट में घूमना चालू कर दिया उस वायु ने। ठीक है, अब जब वो पेट में लगातार घूमना चालू कर दिया तो अब वो वहां पे पेट फूलने लगेगा, और जैसे जैसे पेट फूलेगा तो सुई चुभने की सी पीड़ा यहाँ पे हल्की हल्की महसूस होगी, या ऐसा लगेगा कि बहुत ही प्रेशर पड़ रहा है अंदर से, एकदम ऐसा लग रहा है कि पेट फट जा रहा है। जैसे कभी कभी हम लोग बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं। मैम हाँ हाँ, तो मैम ये अल्सर और ये आद्यमान में क्या अंतर है? हाँ नहीं वही मैं बता रही हूँ, ये बिल्कुल सुई चुभने किसी पीड़ा नहीं होगी यहाँ पे, वो मेरा पॉइंट गलत है। मैं वो वही बता रही थी कि जैसे हम कई बार बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं तो कैसा एकदम पेट ऐसा लगता है कि फट ही जाएगा, एकदम बहुत प्रेशर पड़ता है अंदर से पेट पे, ऐसा होता है ना। यस मैम। खाते नहीं है क्या कभी ज्यादा खाना? यस मैम, मतलब बारात आरात में तो होता ही है। हाँ, तो ये ज्यादा खा लेते हैं कि ये पसंद है वो पसंद है,
तो इस चक्कर में क्या होता है, हमें ऐसा लगता है कि बिल्कुल अब तो पेट फट ही जाएगा, बहुत ज्यादा अंदर से प्रेशर पड़ने लगता है, एकदम फटने जैसी एक तरीके का पेन ही महसूस होता है वो। तो वैसा ही कुछ यहाँ आद्यमान की सिचुएशन में भी हमको महसूस होता है, ठीक है, हमको क्या, पेशेंट को, ठीक है। तो ये इसकी संप्राप्ति रहती है। अब आती है संप्राप्ति घटक की बात। दोष वही, बात स्रोतस अगेन वही, अनुभव और पुरीश्वर स्रोतस आप यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। श्रोतो दुष्टि क्या है यहाँ पे, वही यहाँ पे आपको लिखना है संग। संग का मतलब होता है कि अवरोध हो रहा है यहाँ पे। अवरोध कैसे हो रहा है, मतलब कि ये कोई मार्ग नहीं दिया जा रहा है, सारे उसके जाने के मार्ग बंद हो जा रहे हैं। अब वो क्या कर रही है, उसको जाने का कहीं मार्ग मिल नहीं रहा है, तो इस चक्कर में वो क्या कर रही है, वो पेट में घूमना चालू कर दे रही है और वही घूम घूम के पेट को फुला रही है और पीड़ा उत्पन्न कर रही है। ओके, स्वभाव कैसा है, आशुकारी है, एक्यूट डिजीज, ऐसा नहीं है बहुत क्रोनिक है, सीवियर है, मर आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरे यहाँ पे क्या है, अपक्व अन्न और रस। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं कि देखो, तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ आके जठराग्नि को भी दूषित कर रही है, ठीक है। अब जब ये जठराग्नि को दूषित कर रही है तो जठराग्नि बनाएगी अन्न, मतलब वो आम बना देगी वो। तो जो वो आम बनेगा वो क्या करता है, वही जाके कहीं ना कहीं जो भी वायु के मार्ग होते हैं बाहर जाने वाले, उनको कहीं ना कहीं जाके ब्लॉक करना चालू कर देता है। क्यों? क्योंकि वायु इतनी बढ़ गई है, वो उस आम को भी पेट में नहीं पड़े रहने दे रही, यहाँ वहां फेंकना चालू कर दिया उसने। तो इस वजह से क्या, जो भी पॉसिबिलिटी होती है कि इस मार्ग से शायद ये वायु बाहर निकल पाए, तो वो क्या होता है कि वायु को वो मार्गों को बंद होने लगता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो श्रोतो दुष्टि लिखा हुआ है वो संग लिखा हुआ है। तो जो आम है, आम भी यहाँ पे दूषित हो रहा है, दूषित क्या, आम भी यहाँ पे उत्पन्न हो रहा है। और ये आम ही क्या कर रहा है कि कहीं ना कहीं जो भी मार्ग उस वायु को बाहर निकलने के लिए पॉसिबल हो पाते हैं उनको ब्लॉक कर रहा है। तो इसीलिए लिखा है अपक्व अन्न रस, अन्न रस एक साथ हो, अपक्व अन्न रस या ब्रैकेट में आम कर लीजिए, ठीक है। अधिष्ठान वही है, जीआई ट्रैक की है तो आमाशय पक्वाशय सभी लिख सकते हैं। अग्नि यहाँ पे मंदता या विषमता आप लिख लीजिए। साध्यता, साध्यता में ये साध्य डिजीज होती है, ठीक? समझ आया क्या? यस मैम। ठीक है, अब इसके जो भेद हैं, इसके भी दो तरीके के भेद हैं। यहाँ पे देखो सामान्य लक्षण में यही लिखा हुआ है कि बहुत ज्यादा एकदम तीव्र वेदना होगी, तीव्र मतलब बहुत ही तेज दर्द होगा, बेचैनी हो जाएगी बिल्कुल। जब हम ऑब्वियसली जब हम बहुत ज्यादा खा लेते हैं तो हमसे ना बैठा जाता था, चला जाता है, बिल्कुल लगता है कि भाई कैसे भी पचा दो इस खाने को, इतना ज्यादा हो गया। तो वैसा ही कुछ इस पेशेंट को भी फील होता है, ठीक है। ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है आधमान और एक होता है प्रत्याधमान। तो स्पेशल तो कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। आधमान की सिचुएशन में क्या है, पक्वाशय में वात संचय होने लग गया है, पक्वाशय में घूमने लग गया, वही जमा हो रहा है। और प्रत्यात में इन्होंने कह दिया है कि उदर में वात का संचय होने लग रहा है। ये वैसे आप मत ही करिए, ये फालतू में कंफ्यूजिंग है दो भेद, क्योंकि मेन तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि उदर में ही इसका संचय हो रहा है। तो आप सिर्फ इसके लक्षण याद रखेंगे कि आटोप में एकदम तीव्र वेदना होती है और बहुत बेचैनी होती है। और आप भेद के लिए सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे, आधमान का मतलब है कि पक्वाशय में जब वो कभी हो जाए, और प्रत्यात्म का मतलब है कि वो गैस उदर में आके जब वो घूमने लगे। समझ आया क्या? यस मैम। ठीक मैम है, ये इसमें तो कौन कौन ये से टॉपिक लिखने होंगे मतलब? इसमें हमें लिख हेडिंग के आना मतलब होता मैम। है निदान, हाँ निदान, संप्राप्ति, संप्राप्ति का चार्ट बनाना होता है मतलब। उसके अलावा संप्राप्ति घटक, इसमें से जो 5-6 चीजें याद हो जाए वो संप्राप्ति घटक। उसके बाद लक्षण, ठीक है। लक्षण के बाद एक अलग पॉइंट डलता है साध्यता, साध्यता का जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, आप एक बार यहाँ पे भी लिख के आइएगा, संप्राप्ति घटक में भी साध्यता साध्यता डालिएगा और बाद में भी अलग से पॉइंट डालिएगा साध्यता साध्यता का। देखो यहाँ भी इन्होंने डाला है कि ये क्या है, ट्रीट तो हो जाती है, आधमानिक साध्य व्याधि है, लेकिन अगर उसको उचित समय पर चिकित्सा न करने पर ये कृत साध्य हो जाती है। तो इतना नहीं ध्यान रखिए, सिर्फ साध्य साध्य ध्यान रखिए। और हाँ एक चीज नोट कर लीजिए, ये साध्यता साध्यता के अंदर एक दोषज व्याधि, एक दोषज व्याधि, जैसे हम पढ़ेंगे ना आगे कि वात ज्वर, पित्त ज्वर, कफ ज्वर, तो क्या यहाँ पे एक टाइप का ही इन्वॉल्वमेंट है, मतलब ऐसा भेद
ऐसा भेद व्याधि का जिसमें सिर्फ एक दोष का इन्वॉल्वमेंट हो, तो वो होते हैं सुख साध्य। सुख साध्य नहीं, आप सिर्फ साध्य लिख लीजिए कि सिर्फ अगर एक ही दोष इन्वॉल्व है, जैसे ज्वर है, सिर्फ वातज ज्वर है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ कोई भी वात के अपोजिट वाली चीजें खिला के उसको शांत करवा देंगे, तो उसका वातज ज्वर ठीक हो जाएगा। पित्तज है तो कोई भी शीत चीज का यूज करवा के उसको थोड़ा ठीक करेंगे। वैसे क्या होता है कि कोई भी ज्वर हो ना, तो ज्वर में बेस्ट बोला जाता है कि उसको उष्ण जल पिलाना चाहिए। उससे क्या होगा, ज्वर के, वैसे ज्वर एक अलग ही कहानी बन जाती है इसकी, क्योंकि ज्वर की जो उत्पत्ति आयुर्वेद में मानी जाती है आम से, स्पेशली आम से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। तो ऐसा कहते हैं कि जब हम उष्ण जल का पान करवा देते हैं पेशेंट को ज्वर के टाइम पे, तो क्या होता है, उसके पेट में जो भी वो आम बना है जठराग्नि, तो वहां पे मंद होगी। तो हमने उष्ण जल पी के क्या किया, उस जठराग्नि को थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश की, ताकि वो उस आम का पाचन कर पाए। जैसे ही जठराग्नि उस आम को पाचन करवा देती है उस आम का, तो वैसे ही क्या होता है, तुरंत ज्वर ठीक हो जाता है। ठीक है, तो आप अच्छा मैम, साध्यता तो साध्यता की हाँ बताओ। ये गुनगुने पानी की जगह मैम जीरे वाला पानी पिला सकते हैं क्या? हाँ पिला सकते हैं, गुनगुने जीरे वाला पानी भी गुनगुना ही पिलाना है। ओके। गर्म पानी वहां पे चाहिए ताकि हमारी जठराग्नि को हम ठीक कर पाए। ठीक है, तो अब देखो साध्यता साध्यता के केस में एक दोषज व्याधि साध्य, एक दोषज साध्य, द्वंद्वज, द्वंद्वज मतलब दो दोषज, कृच साध्य, द्वंद्वज कृच साध्य, त्रिदोषज, याप्य और असाध्य, याप्य और असाध्य। अब आप ये 3 पॉइंट्स हर एक डिजीज के साध्यता साध्यता में लिखाइए। कुछ ही ऐसे एक्सेप्शन होंगे जहां पे ये चीज लागू नहीं पड़ेगी, वो मैं लिखवा दूंगी, वरना हर जगह आप ये चीज छाप के आ जाइए। ठीक है, ये सही तो है, मैम ये पांच ये हमेशा। पांच हेडिंग ही लिखनी है? हाँ ये 5 हेडिंग, हाँ और एक भेद भी लिख के आना होता है हमें, भेद, निदान, संप्राप्ति, भेद, फिर लक्षण, साध्यता साध्यता, संप्राप्ति घटक, ये मैम इसके बारे में और ये डेफिनेशन डेफिनेशन नहीं लिखनी होती है, आद्यमान का हाँ वर्णन हाँ वगैरह वैसा? लिख दीजिए। हाँ मतलब ये नहीं, आप सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिएगा व्याधि परिचय, और आप आदिमान को आसान भाषा में वहां पे समझा दीजिएगा कि जैसे आदिमान का मतलब होता है पेट फूलना, यहाँ पे मल मूत्र का कोई अवरोध नहीं होता है, बस वायु ही बढ़ जाती है, वो पेट को फुला देती है। इस तरीके की थोड़ी सी कहानी बना के 2-4 लाइन की व्याधि परिचय में डाल दीजिएगा, ताकि एग्जामिनर को पता रहे कि इसे पता है कि ये है क्या, उसके बाद आप ये करिए। तो 6-7 चीजें हो गई। चलिए फिर से मैं बताती हूँ। व्याधि परिचय, व्याधि परिचय, इसमें क्या लिखना है, इजी लैंग्वेज में समझाना है वो डिजीज। व्याधि परिचय लिख लिया। यस मैम। व्याधि परिचय के बाद आप निदान लिखेंगे। ठीक है, निदान नंबर 2 पे निदान आएगा। यस मैम। ठीक है, लिखिए। नंबर 3 पे आएगी संप्राप्ति, कैसे वो हो रही है पूरी। नंबर 4 पे आएगा इसका भेद। यस मैम। नंबर 5 पे आएंगे लक्षण। यस मैम। उसके बाद आएगा, नेक्स्ट आएगा साध्यता साध्यता। आप एक चीज लिख लीजिए कि जैसे ही आप संप्राप्ति का चार्ट बनाएंगे ना पेपर में, उसके नीचे ही ये संप्राप्ति घटक भी लिख दीजिएगा। संप्राप्ति प्लस संप्राप्ति घटक साथ में लिख दीजिए, संप्राप्ति प्लस संप्राप्ति घटक। तो एक पेज में तो चार्ट ही बन जाएगा, उसी के नीचे जो थोड़ी सी जगह बची होगी वहां पे आप ये संप्राप्ति घटक लिख के आ जाइएगा, 4-5 पॉइंट इनके, कि दोष कौन है, दूष्य कौन है, अधिष्ठान क्या है, साध्य असाध्य, ऐसे। ठीक है, यस मैम। तो ये 5-6 चीजें हमें हर एक डिजीज में लिख के आनी होती है। तो ये हमारा रहता है आद्यमान। ठीक है, तो आद्यमान और आना ये। अब फिर एक रहता है आटोप। तो ये क्या है, बिल्कुल ब्लर हो गया। ठीक है, आटोप का मतलब होता है पेट फूल रहा है और गुड़गुड़ाहट की आवाज आ रही है।
ठीक है, देखो लिखा है उदर में गुड़गुड़ ध्वनि का होना ही आटोप कहलाता है। जब पेट फूल के थोड़ी गुड़गुड़ सी आवाज आए तो वो आटोप। अब इसमें क्या है, निदान वही अगेन सेम जो अभी तक हम आना आदमान के पढ़ रहे हैं, आटोप के भी सेम। आना आदमान आटोप तीनों के निदान सेम है, तीनों के निदान बात इंक्रीजिंग है। ठीक है, ये लिख लीजिए, आदमान के निदान ही आटोप के भी निदान है, जैसे लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो क्या है, वादवर्धक निदानों के सेवन से आदमान की उत्पत्ति होती है, हमें पता ही है। अब आती है इसकी संप्राप्ति की बात, यहाँ इन्होंने लिखी नहीं है, तो लिख लीजिए आप इसको कि सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हम निदानों का सेवन कर रहे हैं। निदान सेवन, वाद दोष इंक्रीज। ठीक है, वाद दोष इंक्रीज हो जाएगा। अब क्या होगा, प्रकोपित वात उदर में संचरण करेगा। प्रकोपित वात उदर में घूमने लगेगा और घूम घूम के ही गुड़गुड़ की विशिष्ट ध्वनि उत्पन्न करेगा। वैसे ये संप्राप्ति भी थी, वायु वायु वाट टू इंक्रीज। निदान सेवन, वात इंक्रीजेस। नेक्स्ट एरो, प्रकोप। ये जो इन्होंने फर्स्ट 2 पॉइंट्स लिखे ना, बस इसमें हल्का सा चेंज करना है। फर्स्ट पॉइंट में आपको लिखना है निदान सेवन, सेकंड पॉइंट में इन्होंने लिखा उदर में वात प्रकोप, आप सिंपली लिख दीजिए वात प्रकोप। फिर थर्ड पॉइंट पे लिख दीजिए प्रकोपित वात उदर में संचरण करेगी। चौथा पॉइंट गुड़गुड़ की विशिष्ट ध्वनि उत्पन्न करेगी और फिर आटोप की व्याधि उत्पन्न होगी, ऐसा। ठीक है, yes. अब जैसे ये अन्व और पुरीश्वर स्रोतस की व्याधि चल रही है ना, देखिए इसमें क्या है। सबसे पहले दोष अगेन बात, स्रोतस अन्व पुरीश्वर स्रोतस लिख लेंगे। स्रोतो दुष्टि विमार्ग गमन, अपनी जहां से बाहर निकलना चाहिए ये नहीं निकल रहा है, पेट में ही लगा हुआ है घूमने में, विमार्ग। साध्य व्याधि है। दूसरे यहाँ पे रस है, जैसे ये अन्व और पुरीश्वर की चल रही है ना, श्रोता जन्म पुरीश्वर का चल रहा है, तो इसमें यहाँ पे ये लोग रस डाल दे रहे हैं। तो आप अन्न रस, आहार रस, या अन्न रस आहार रस ही आप सब जगह लिख दीजिएगा। इसमें ये सब जगह यही चलेगा कि आहार रस की और अन्न रस की दुष्टि हो रही है यहाँ पे, क्योंकि बात अगर पेट में आ रही है तो ऑब्वियसली वो वहां पे अग्नि के साथ करेगी। आप कुछ खाइए तो आपको दिक्कत होगी, तो इसीलिए हर जगह ये लोग रस की बात करें। अधिष्ठान क्या है, उदर, आमाशय, पक्वाशय लिख दीजिए। स्वभाव कैसी व्याधि है, ये मृदु है, मतलब कि ज्यादा खतरनाक व्याधि नहीं है, मृदु, या जिसे आशुकारी भी कह सकते हैं, मृदु भी कह सकते हैं, सेम बात है। मृदु मतलब एक होता है मृदु और एक होता है दारुण। मृदु मतलब लेस प्राण घातक, या जो प्राण घातक ही नहीं है, और दारुण मतलब होता है प्राण घातक, जो कि बहुत ज्यादा सीवियर डिजीज है। आशुकारी मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन की व्याधि, और चिरकारी मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन की। ऐसे लिख लिया। yes, यहाँ पे कोई भेद नहीं होते इसके। लक्षण होगा कि उदर का फूलना हो जाएगा, हल्लास होगा मतलब नौजिया होगी, गुड़गुड़ाहट की आवाज आएगी, तो ये हमारा आटोप होता है। ठीक है, तो ये 3 मैम डिजीज होती है। हाँ इंग्लिश में भी लिखना है क्या? क्या लिखना है? इंग्लिश में? नहीं नहीं, हाँ इंग्लिश में भी लिखना है। ये जो यहाँ लिखा है ना, ये नहीं लिखना है इंग्लिश में। इंग्लिश में वो इंग्लिश वाली चीजें लिख के आनी है। इसका शायद दिया हुआ है क्या कुछ इन्होंने कंटिन्यूएशन में, एक मिनट। यस मैम, ये डेफिनेशन कॉज वगैरह में थोड़े लिखे हुए हैं इंग्लिश में, ये अजय कुमार की बुक में ही। फ्लैटुलेंस है नहीं शायद सिलेबस में, तो नहीं लिखना होगा, एक मिनट। जो डिजीज होगी ना मॉडर्न के सिलेबस में, वो ही सिर्फ आपको लिख के आनी है। जैसे मैम यहाँ फ्लैटुलेंस, कॉन्स्टिपेशन लिखा हुआ है। हाँ कॉन्स्टिपेशन है मॉडर्न में, तो कॉन्स्टिपेशन आपको लिख के आना है। आधमान, आटोप और तीनों में से कुछ भी आ जाए तो आप कॉन्स्टिपेशन लिखाइएगा, इंग्लिश वाला भी साथ में। 10 नंबर में कोई डिजीज पूछ रहा है ना, तो आप सिर्फ हिंदी हिंदी मत लिखिएगा, इंग्लिश भी लिखिएगा उसको। एक मिनट, यहाँ पे कहाँ है?
यहाँ पे नहीं दिया हुआ है फ्लैटुलेंस, एक पेप्टिक अल्सर दिया, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम दिया है, डायरिया, डिसेंट्री, एक कॉन्स्टिपेशन दिया है। तो आपको इन तीनों के साथ ही कॉन्स्टिपेशन लिख के आना है। इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम दिया है, तो ये नहीं दिया है, तो हमें नहीं लिखना है फ्लैटुलेंस। ठीक है, सिलेबस में चेक करना होता है कि दिया है या नहीं। तो ये हमारी 3 डिजीज होती है। उसके अलावा आप एक छोटी छोटी क्या है, छोटी एक अतिसार है, यहाँ पे सर्दी है, आज के आप सिर्फ 3 ही डिजीज पढ़े, ये ज्यादा यस नहीं मैम। हो जाएगा पहले दिन के लिए? ओके मैम। आज बस पहला दिन है, इसलिए मैं सिर्फ 3 डिजीज पढ़ा रही हूँ, फिर धीरे धीरे फ्लो इंक्रीज करूंगी। ठीक है, तो जो भी इसमें मैंने बेसिक बताई है वो बातें आप ध्यान रखिएगा। अभी तो जैसे मैं हर एक निदान को रीड करवा दे रही हूँ, हर एक लक्षण को बता दे रही हूँ, लेकिन आगे चल के मैं बता दूंगी कि जैसे यहाँ पे वात की मेन व्याधि है तो वात इंक्रीजिंग आपको लिख के आना है, तो पित्त इंक्रीजिंग आपको लिख के आना है। ठीक है, जैसे सब ये मैम उड़ाऊंगी नहीं। इसकी मैम क्या श्लोक हाँ वगैरह भी बस, याद करने हैं? नई श्लोक नहीं याद करने, माधव निदान से कुछ कुछ याद करने होते हैं, वो मैं बता दूंगी। ओके मैम। याद हो जाए तो फिर अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई बात नहीं। इसको कॉलेज में टीचर करवाते कैसे याद करने के लिए? अरे मैम उनका वही रहता है मैम, श्लोक उठा के पूछने लगते हैं। हाँ, पूछते हैं वो। इसमें मैम टाइम लगता है ना, बात ये श्लोक में टाइम भी लगता है और फिर याद कंटिन्यूएशन में याद भी नहीं रहते इतनी जल्दी से। हाँ वही, याद नहीं रहते ना कुछ कुछ की, जैसे प्रमेय है, प्रमेय तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज है, लाइक 20 नंबर में आ जाती है वो, तो उधर भी चरक में भी पूछ लेते हैं, वो इधर रोग निदान में भी पूछ लेते हैं। तो ऐसे जो 5 कॉमन मतलब 8 कॉमन डिजीज है ना, जो चरक की भी है और इधर भी है, तो हम उनके याद कर लेंगे श्लोक, बाकी रहन देते हैं कौन क्योंकि कौन फिर याद ही कौन नहीं कौन सी रहेगा। मैम? वो उधर जो क्या है वो, निदान स्थान में जितने भी 8 व्याधियां है ना, ज्वर है, रक्त पित्त है, उन्माद है, अपस्मार है, गुल्म है, कुष्ठ है, प्रमेय है, ये 7-8 डिजीज है, वो सारे हम कर लेंगे श्लोक के साथ। ठीक है, क्योंकि वो चरक में भी आती है। चरक का निदान स्थान 15-20 नंबर में आता है, तो वो एक डिजीज ही पूछते हैं कि बताओ पूरा 20 नंबर में या 15 नंबर में चरक में। आप लोग पेपर देखिएगा, चरक और रोग निदान का बहुत सेम रहेगा, मतलब बहुत सारी कॉमन कॉमन चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है, ओके, तो फिर आज मैं सिर्फ 3 ही डिजीज पढ़ा रही हूँ, बाकी कल, ये शाम को रख ले क्लास, ये कल ही रखेंगे, चलो छोड़ो। शाम को कल लगेंगे। हाँ ठीक है, चलो शाम को कल, हाँ मैम। कल मॉडर्न भी पढ़ाना है ना। आज की बची भी 2 आयुर्वेद की डिजीज करवा दूंगी और मॉडर्न की 2-4 डिजीज करा दूंगी। और मैम वो पैथो मैम, हाँ वही मॉडर्न की डिजीज कह रही हूँ, पैथोलॉजी। वो मलेरिया मैम कल, रह गया, समझने में रह गया तो थोड़ा हाँ कंफ्यूजन था उसमें। हाँ ठीक है, जो भी है डाउट आप पूछ लीजिएगा, वैसे अभी पूछ लीजिए, बता दूंगी मैं, अभी टाइम तो है। अभी तो एक सेकंड इसमें लिखा था, एक नहीं तो सेकंड। आप भेज दीजिएगा मेरे को, मैं बता दूंगी टेलीग्राम पे। ठीक है, ओके। मिल गया तो देख लीजिए। यस मिल गया है। ये मैम पूरा नहीं हो पाया था ना ये मलेरिया का चार्ट जो था, हाँ, ये 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 था पूरा मैम करना ही ये नहीं है, पूरा करना ही ये नहीं है रिंग फॉर्म। कि वो मच्छर वापस से आके इन्फेक्टेड को चूसेगा, वो वाला करना नहीं है। हाँ, रिंग फॉर्म का क्या? ये हाँ मैम यहीं यहीं तक हो पाया था ना, डेवलप रिंग फॉर्म तक मैम। हाँ, रिंग फॉर्म तक ही हुआ था, इसके आगे नहीं बताया था मैंने। मैंने इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड कर दी है, एक बार आप लोग रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा आज। ठीक है, याद आ जाए चीजें क्या क्या बताई थी। ठीक है, कल मैं ये 2-3 डिजीज करवा दूंगी मॉडर्न की, डेंगू वगैरह, इन्फ्लुएंजा वगैरह, जो भी हो पाएगी। ठीक है, और इसकी करा दूंगी। ओके फिर, ठीक है चलो। आज एक तो 1 घंटा वैसे ही वेस्ट हो गया, मेरे को बुक ढूंढने में नहीं मिल रही थी इस चक्कर में, वरना मैं करा देती अभी 5-6 डिजीज। ओके चलो फिर, इसको पढ़ लेना जो 3 करवाई है, और रोग निदान 1 को एक बार सारा देख लो, उसको पढ़ लो, अब रोग निदान 1 को छोड़ना मत अब।
पेपर देखना चालू करो और सॉल्व किया करो पेपर रोग निदान बन के। मैम पहले याद तो कर लें। हाँ नहीं, याद हो जाएगा वो धीरे धीरे, 2-3 बार रिवाइज अभी करो मैम ना तो याद अभी हो मैम जाएगा व्याधि जीके। क्षमत्व तक याद कर लिया था, उसके बाद हाँ हो जाएगा, कोई नहीं, हो जाएगा धीरे धीरे। आप लोग के तो नहीं है ना अभी पेपर, जिसके हैं उसको थोड़ा तेज हाँ। करना। ठीक है।